हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। डेट आज की 21 मई 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस की इंपॉर्टेंट न्यूज़ और इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स एक्सप्लेन पेज से जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। फ्रंट पेज पे अगर देखिए तो आपके पास में इधर एक न्यूज़ है जिसमें कल हमने देखा था कि एक जो शिप था वो सिंक कर गया था ताउते साइक्लोन के चलते। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे इंफॉर्मेशन और दी जा रही है कि मुंबई बेस्ड डिजिटल कम्युनिकेशन सेंटर था जो कि मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के अंडर चल रहा था, उनके पास में कम्युनिकेट किया गया। ऑलरेडी वार्निंग दे दी गई थी बट कैप्टन ने इग्नोर कर दिया वार्निंग को और उसके चलते कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ गई। तो अभी तक ये फाइनल हो पाया है कि 49 लोगों की जान जा चुकी है। ठीक है, इसी चीज़ को बताया हुआ है, डिस्कस नहीं करेंगे। इधर आप देखोगे कल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने कल चीफ मिनिस्टर्स और जो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स हैं उनकी मीटिंग ली थी एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू। तो उसमें उन्होंने बताया कि वायरस म्यूटेट कर रहा है, हमें बच्चों पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है और यही चीज़ कहीं ना कहीं आगे भी हम देखेंगे कि थर्ड वेव जो है वो कहीं ना कहीं बच्चों पर अटैक करेगी। ये एक प्रेडिक्शन लगाई जा रही है, कुछ आइडिया, कुछ स्टैटिस्टिक्स पे ध्यान दिया जा रहा है क्योंकि फर्स्ट वेव थी उसने कहीं ना कहीं बूढ़ों पर ज़्यादा अटैक रखा, दूसरी वेव अब की बार जवानों पे ज़्यादा अटैक कर रही थी। तो ऐसे में अब थर्ड वेव पे थोड़ा सा डर क्या है, बच्चों को हमें प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर एक तरफ तो टीम इंडिया का आपको सेंस आएगा कि जहाँ पर चीफ मिनिस्टर्स के साथ में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मीटिंग कर रहे हैं, बट दूसरी तरफ बंगाल की चीफ मिनिस्टर जो कि अभी पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट में फंसी पड़ी है, दोनों की पार्टीज बीजेपी और टीएमसी, तो ममता बनर्जी की तरफ से स्टेटमेंट्स ऐसे आते हैं कि कहीं ना कहीं हमें पपेट समझ रखा है, हमें बोलने का मौका नहीं दिया जाता, और दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर जो है वो हमें केवल और केवल एक तरीके से ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं, ऐसा कुछ बताया उन्होंने। राइट, तो देखो ये पॉलिटिकल सिनेरियो ज़्यादा आ गया तो डिस्कस करने का कंटेंट कुछ है नहीं। हम जो मुद्दा देखेंगे अगर उनकी हम सीधी बात करें तो एक तो आर्टिकल है ये रहा जिसमें अभी एक लेबोरेटरी में, पुणे बेस्ड एक लैब है, उसने कोवी सेल्फ करके एक किट तैयार किया है जिसमें आप घर पर ही टेस्टिंग कर सकते हो कोविड से रिलेटेड। एक तो एक आर्टिकल ये देखेंगे। दूसरा आप देखोगे कि ब्लैक फंगस जो है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाइबल डिजीज कंसिडर करना शुरू कर दिया है, जानेंगे इसके मायने क्या है। तीसरा आप देखोगे इधर कि हमारी जो अभी एक तरीके से यूएसए के लीडर्स और इंडिया के लीडर, हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, उनका एक इंटरव्यू हुआ। ठीक है, बातचीत हुई तो उनके द्वारा कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, उनके बारे में हम देखेंगे कि ग्लोबल पॉलिटिक्स जो है वो कॉम्पिटिटिवनेस पे अभी चल रही है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा चल रहा है, और दूसरी तरफ इंडिया जो है वो लगातार स्ट्रॉन्ग बना रहेगा। ये चीज़ हमारे फॉरेन अफेयर मिनिस्टर ने कहा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस न्यूज़ को एक बार रीड आउट करेंगे। बाकी ये भी हमारे काम का नहीं है, ये भी नहीं डिस्कस करेंगे, ये भी डिस्कस नहीं करेंगे। इसके अलावा अगर आप राजस्थान में किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये न्यूज़ है कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान जिनका नाम है जगन्नाथ पहाड़िया जी, उनकी डेथ हो गई 89 ईयर्स की एज में और वजह रही कोविड-19। ठीक है, तो जगन्नाथ पहाड़िया जी बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हो गए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको, इनके बारे में एक बार पढ़ लो। इसके आगे चलें तो एक्सप्लेन पेज पे हमारे सामने फर्स्ट आर्टिकल है कोवी सेल्फ से रिलेटेड ही कि फर्स्ट होम सेल्फ टेस्टिंग आप कर सकते हो कोविड से रिलेटेड। तो उसमें प्रोसीजर है वो बताया हुआ है, इसको हम शॉर्ट में समझने की कोशिश करेंगे। दूसरा आप इधर देख सकते हो पेपर क्लिप, इसमें ये बताया है कि अभी मास्क पहनने की जो एक हैबिट है, बिहेवियर है, उसको आप कैसे लोगों को चेंज कर सकते हो। तो उसके लिए बताया जा रहा है कि हमने फ्री में मास्क दिए, कम्युनिकेट किया कि कैसे मास्क पहनने के फ़ायदे हैं, या एक पीरियोडिक रिमाइंडर कि अगर कोई मास्क लगा करके घर से बाहर नहीं निकल रहा है उसको रिमाइंड कर दिया कि भाई आप मास्क लगाओ। तो ये बिहेवियर कहीं ना कहीं, ये एक्टिविटीज़ की गई बांग्लादेश के 600 गाँवों में, और उसका रिजल्ट ये निकला कि बांग्लादेश में बहुत हद तक टैकल करने में सक्सेसफुल रह पाए हैं और लोगों ने मास्क लगाने की आदत डाल ली। तो ये एक रिसर्च है। तो इससे हमें क्या लर्निंग मिली, वो यही जो इन्होंने प्रैक्टिस इंप्लीमेंट की, जिसमें आप सबसे इंपॉर्टेंट बात देखोगे मास्क पहनने की आदत डालना, पीरियोडिक रिमाइंडर देना, फ्री के अंदर मास्क डिस्ट्रीब्यूट करना, कम्युनिकेट करना मास्क लगाने से क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान है, और पब्लिक ऑफिशियल्स के थ्रू और लीडर्स के थ्रू आप देखोगे कि कहीं ना कहीं मैसेज डिलीवर कराना, ये चीज़ की गई, ये बताया हुआ है इसमें। तो हम डिस्कस नहीं करेंगे, मेन जो बात थी वो देख ली।
गवर्नमेंट ने कल एडवाइजरी दी है कि एयरबोर्न ट्रांसमिशन में एक मुद्दा निकल के आया कि एक तो देखो वाटर ड्रॉपलेट्स, कि जब कोई छींके या कोई खांसे या कोई बातचीत करे तो उस टाइम पर अगर जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो तो देखो 2 गज की दूरी वाली बात हमने बहुत सुन ली, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। पर दूसरी तरफ आप देखोगे कि जो एरोसॉल है, मतलब सॉलिड पार्टिकल्स का एयर में सस्पेंडेड रहना, तो वो कई मिनटों से लेकर के कुछ घंटों तक सस्पेंडेड रह सकते हैं और 10 मीटर से भी ज़्यादा डिस्टेंस तक वो जा सकते हैं। लगभग 10 मीटर अभी तक फाइनलाइज हुआ है। तो ऐसे में मास्क पहनकर ही पब्लिक प्लेसेस पर जाना और ज़्यादा सेफ हो जाता है। ये चीज़ यहाँ पर न्यू गाइडलाइन में बताई जा रही है। ठीक है, तो अभी तक तो केवल वाटर पार्टिकल्स से ही कहीं ना कहीं सोचते थे कि इन्फेक्शन हो सकता है, अब एरोसॉल भी है, वो भी घातक है। तो ऐसे में हमें 10 मीटर की डिस्टेंस तक तो रिस्क लेना ही नहीं। तो कहने का मतलब एक ही हो गया, मास्क लगाए बिना घर से बाहर मत निकलो। नेक्स्ट आर्टिकल उसमें बताया हुआ सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहो तो उसके हिसाब से आप इन्वेस्ट करते हो तो इन्वेस्ट करो, नहीं आगे चलते हैं। वर्ल्ड पेज पे पीस एग्रीमेंट या फिर सीज फायर फाइनलाइज होने के कहीं चांसेस दिखाई दे रहे हैं, तो उसी की बात की जा रही है और कहीं ना कहीं फाइनलाइज हो भी चुका है। बट इसका रिजल्ट क्या रहा कि जहां पर बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के प्राइम मिनिस्टर, उनकी सरकार जो गिर रही थी अब वो सरकार बच गई। और इसी चीज़ का एक हमने पहले भी डिस्कशन किया था कि एक तरफ तो हमास जो कि गाजा स्ट्रिप से ऑपरेट कर रहा है उसके रेलेवेंस ख़त्म होती चली जा रही है, तो हमास ने भी इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया। और दूसरी तरफ बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार भी जो है वो माइनॉरिटी में आ गई, तो सरकार गिरने का डर था, तो बेंजामिन नेतन्याहू ने मौका नहीं छोड़ा। तो दोनों की रेलेवेंस हुई और अल्टीमेटली क्या हो गया, ये एक छोटा सा वॉर हो गया। हुआ नुकसान किसका, निर्दोष लोगों की जानें गई हैं, ये सबसे बड़े नुकसान की बात है। ठीक है, बाकी तो देखो ये वापस से सेटल हो जाएंगे, अपने हिसाब से काम करना शुरू कर देंगे। खैर आगे देखो, ब्रिटेन ने रीयूनिफाई करने की फाइनलाइज कर दी है कि अब सरकार जो है वो रेलवे नेटवर्क को फिर से अपने हाथों में लेगी। देखो ये प्राइवेटाइजेशन का जो सिस्टम था ना, वो मार्गरेट थैचर प्राइम मिनिस्टर हुआ करती थी यूके की, और रोनाल्ड रीगन प्रेसिडेंट हुआ करते थे यूएसए के। तो उस टाइम पर प्राइवेटाइजेशन का सिस्टम शुरू हुआ था। सरकार ने ज़्यादातर जो भी इम्पोर्टेंट आप कहोगे सेक्टर्स में से अपने स्टेक्स को रिड्यूस कर लिया था। अब फिर से ब्रिटिश रेलवेज़ में अब रीयूनिटी देखने को मिलेगी, सरकार का बोलबाला देखने को मिलेगा, ये बताया हुआ है इसमें। जबकि हमारे यहाँ पर क्या चल रहा है, प्राइवेटाइजेशन की, हमारे यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन हो रहा है और वहाँ पर क्या हो रहा है, गवर्नमेंट ग्रैब कर रही है। सिमिलरली यूएसए में भी ऐसा ही है। इससे रिलेटेड एक आर्टिकल हमने बहुत पहले डिस्कस किया था कि प्राइवेटाइजेशन वर्सेस गवर्नमेंट्स रोल, ठीक है, पब्लिक वर्सेस प्राइवेट सेक्टर, समथिंग ऐसे था। ठीक है, खैर अभी तो खैर ये इसमें एडिटोरियल में नहीं है, तो ओपिनियन देखते, अगर होगा आगे तो हम डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। बाकी एक बार हमने 4-5 महीने पहले एक बार डिस्कस किया था, मुझे याद आ रहा है। खैर आगे देखो, इसमें श्रीलंका पार्लियामेंट ने एक बिल को पारित किया है और उस बिल में कॉन्सेप्ट ये है कि चाइना बैकिंग या चाइना बैक्ड एक कंपनी है जो कि श्रीलंका में कोलंबो पोर्ट सिटी इकोनॉमिक कमीशन बिल इसको पारित कर दिया। मतलब इकोनॉमिक पोर्ट, ये कोलंबो पोर्ट सिटी डेवलप की जाएगी वहाँ पे, इन शॉर्ट बात ये है। ठीक है, तो इस चीज़ से कहीं ना कहीं ऑपोजिशन पार्टीज़ का डर तो ये है, उनका ये कहना है कि श्रीलंका जो है वो चाइना की एक कॉलोनी बन जाएगा। और यही चीज़ कहीं ना कहीं हम बार बार देख रहे हैं। हम्बनतोता पोर्ट चाइना ने डेवलप किया और अल्टीमेटली हुआ क्या, श्रीलंका के पास में पैसा नहीं था, चुका नहीं पाया, तो लीज पे ले लिया चाइना ने 99 ईयर्स की लीज पे, जो कि बहुत बड़ा टाइम हो जाता है, 1 सेंचुरी हो गई ऑलमोस्ट। ठीक है, उसी चीज़ को बताया हुआ है। इसके अलावा आप देखोगे इधर कि एल्डर जो लीडर्स थे ट्राइबल, अब देखो अफगानिस्तान में बहुत सारी आदिवासी कम्युनिटीज़ रहती हैं, तो उन लोगों ने मिलकर के तालिबान और अफगानिस्तान सरकार के बीच में शांति स्थापित करने की कोशिश की है और इसमें कहीं ना कहीं कुछ फ़ायदा भी मिला है उनको, एक कह सकते हो सक्सेस मिली है। दूसरी तरफ जो वर्ल्ड लीडर कोशिश कर रहे हैं इन दोनों को साथ में एक टेबल पे लाकर शांति स्थापित करने की, वो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो उनको मुँह की खानी पड़ रही है। चाइना भी अपना हाथ आजमा रहा है, उधर यूएसए आजमा रहा है, पूरी कोशिश कर रहा है। बट वही चीज़ है, घर में अगर मैटर सॉर्ट आउट हो जाए तो उससे बढ़िया हो क्या सकता है। बाकी और कुछ काम का है नहीं स्पेस पे, जो काम की चीज़ें थी वो समरी ले ली। आगे चलते हैं। इकोनॉमी पेज पे हमारे सामने फर्स्ट जो न्यूज़ है वो ये कि लगभग 40,300 रिक्वेस्ट्स आई
सरकार की तरफ से। वो सरकार कौन सी थी? सेंट्रल भी थी तो स्टेट्स की सरकारें भी थी। उन्होंने फेसबुक से जुलाई से दिसंबर के बीच में डेटा की डिमांड की कि आप हमें यूजर्स का डेटा अवेलेबल कराओ, बट फेसबुक ने डिनाई कर दिया। ठीक है, तो पॉइंट ये है यहाँ पर कि रिक्वेस्ट कितनी आ रही है, सरकार भी कहीं ना कहीं डेटा को एक्सेस करना चाहती है। ठीक है, बट फेसबुक ने अपनी तरफ से अभी लेटेस्ट ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट डिक्लेयर की है। तो ये तो चलो ठीक, अच्छी बात है कि फेसबुक जैसी बड़ी कंपनीज जिन पे आप ट्रस्ट करते हो, इंडिया की 1 बिलियन प्लस पॉपुलेशन रिलाई करती है, कम्युनिकेट करती है, तो ऐसे में अगर वहाँ पर फेसबुक ये कंपनी ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट डिक्लेयर करे कि हमारे पिछले 1 साल में क्या क्या एक्टिविटीज़ हुई हैं, तो उससे बढ़िया क्या हो सकता है। तो थोड़ा सा और जानेंगे इस आर्टिकल को। यहाँ पर क्रिप्टो करेंसीज़ को लेकर के गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है वो जानेंगे। सेकंड वेव ने बैंक एम्प्लॉयज़ में से आप देखोगे 1300 जनों की जान ले ली। ये बहुत घातक साबित हुआ है सेकंड वेव। इसके अलावा और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है जिसको हमें यहाँ पर डिस्कस करें। अब आपके लिए छोटा सा टास्क है, वो आप खुद से देखोगे। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, ये एक इम्पॉर्टेंट बॉडी है, इसके बारे में आप देखोगे। ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है, एक कानून, एक लॉ के तहत स्थापित की हुई। इसको आप खुद देखोगे। तो हमारे पास 2-4 आर्टिकल्स, उनको डिटेल में अब देख लेते हैं। तो सबसे पहली न्यूज़ है आपके सामने, पुणे बेस्ड एक लेबोरेटरी ने डेवलप की है कि आप घर पे बैठे बैठे ही कोविड टेस्ट कर सकते हो। रुपए लगेंगे 250 अगर आप केमिस्ट की शॉप से परचेज करते हो तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने अप्रूवल दे दिया है इसको, और इस किट को बोला जा रहा है कोविसेल्फ। ठीक है, इसमें आप देखोगे तरीका ये बताया है कि आपको एक तो मोबाइल में एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, और साथ में ये किट जो है आप परचेज़ करके लेके आ जाओगे। फिर उसमें वो एप्लीकेशन आप जैसे किट परचेज़ करोगे, एक उसमें लीफलेट होगी। लीफलेट का मतलब इसमें गाइड करने के लिए नोटिफिकेशंस दिए हुए हैं, कुछ गाइडलाइंस दी हुई हैं, वो आपको फॉलो करनी है। इसके अलावा आपको जो स्वैब जो कलेक्ट करना है, नॉस्ट्रल्स के थ्रू कलेक्ट करना है, पर वो उसमें डीप पेनिट्रेशन नहीं करना होगा। मतलब बहुत, अब अगर किसी ने कराया हो तो उसको आइडिया हो सकता है कि कितने अंदर तक जो सैंपल लिए जाते हैं ना स्वैब के, ठीक है, तो नाक के अंदर वो पूरी आगे तक इंसर्ट कर दी जाती है, वो जो पूरी कॉटन से कनेक्टेड जो पूरी वो होती है, आप देखते हो स्टिक्स की, तो वो बहुत अंदर तक जाती है, फिर वहाँ पर रोटेट करते रहते हैं। तो ऐसे में कईयों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो इसमें थोड़ा सा सिस्टम को ईजी किया, इरिटेशन या प्रॉब्लम जो होती है उसको थोड़ा कम करने के लिए ऐसा सिस्टम बनाया कि थोड़ा सा बाहर से ही नॉस्ट्रल्स में से आप नाक में से स्वैब को इकट्ठा कर सकते हो। फिर उसके बाद में जो टेस्टिंग प्रोसेस है वो आप देख लेते हैं एक बार। इसका तरीका ये होगा कि आपको टेस्टिंग किट परचेज करना है केमिस्ट के यहाँ से, ड्रग स्टोर से, एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है मोबाइल पे, आपको खुद को टेस्ट करना है, क्लिक करनी है, इमेज को अपलोड कर देनी है, और आपको मोबाइल पर ही आपका मोबाइल फ़ोन जो है वो रिजल्ट दे देगा कि आप कोविड पॉजिटिव हैं या नहीं। ये जो डेवलपमेंट है ये किया गया है, एक बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है पुणे बेस्ड जिसका नाम है माई लैब डेवलपमेंट। ठीक है, माई लैब नाम है इसका। तो बेसिकली प्रॉब्लम क्या है, आरटीपीसीआर जो है वो एक तो क्या है बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और इसमें बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी ज़्यादा आ रही थी। दूसरा महंगा पड़ रहा था, टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो रहा था। तो ऐसे में इन चीज़ों को डिमांड में देखते हुए आप देखोगे ये जो कोविसेल्फ है ये डेवलप कर दिया गया है। दूसरा, इसमें जो किट परचेज करोगे तो उसमें आपको इंस्ट्रक्शन फॉर यूज़ भी मिलेंगे कि कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हो। साथ में बायो हैजार्ड बैग भी मिलेगा कि आपने जैसे ही टेस्टिंग कर ली तो उस बैग में डाल दोगे टेस्ट करने के बाद में जो बचा हुआ कचरा है, और उसके बाद में आप उसको डिस्पोज कर पाओगे। तो ऐसे में क्या हो जाएगा कि जो टेस्ट किया हुआ मटेरियल है, मान लो कोई इंडिविजुअल पॉजिटिव आ भी गया, तो वो जो सैंपल है वो कहीं ऐसे खुले में ना डाला जाए, नहीं तो और ज़्यादा परेशानी हो सकती है ना। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उसको डिस्पोज करने के लिए बैग भी दिया जाएगा। ठीक है, और 15 मिनट के अंदर अंदर आपको रिजल्ट दे दिया जाएगा। ये एक अच्छी बात बताई जा रही है। और इसके अलावा आप देख सकते हो 70 लाख के लगभग हर हफ्ते के अंदर किट्स डेवलप कर दिए जाएंगे। ये चीज़ है, ये इतने काम की है नहीं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हमारे लिए है कि ग्लोबल पॉलिटिक्स कॉम्पिटिटिव है। हमें पता है कंपटीशन हो रहा है चारों तरफ, और इंडिया है वो अपने सारे टूल्स को यूज़ करेगा कैसे भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाए रखने के लिए। ये बात कही एस जयशंकर जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं उनके द्वारा। तो बेसिकली ये जो आप देखोगे ये जो बातचीत हो रही है ये हो रही है इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा, एक फाइनेंशियल टाइम्स इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है, तो उसमें बताया जा रहा है। तो एक तो मुद्दा आता है, देखो चाइना
चाइना के साथ में आज अगर हमारे रिलेशन देखें तो सबसे कह सकते हैं मतलब रीसेंट हिस्ट्री में लोवेस्ट लेवल पे चल रहे हैं, अच्छे खासे स्टैंडर्ड के नहीं है, ठीक रिलेशन हमारे नहीं चल रहे हैं। तो एक तरफ तो बॉर्डर डिस्प्यूट है और उस बॉर्डर डिस्प्यूट को सॉर्ट आउट करने के लिए पहला कदम उठाया गया था पैंगोंग शो से डिसएंगेजमेंट करने के लिए, डी एस्केलेट करने के लिए कि हाँ ट्रूप्स को हम विड्रॉ कर लेंगे। तो पैंगोंग शो के अलावा जो दूसरे हॉट पॉइंट्स हैं जहां पर आमने सामने इंडियन और चाइनीज मिलिट्री खड़ी है, वहां पर अभी भी सोल्यूशन नहीं निकल पा रहा है। तो ऐसे में हम एक तरफ तो चाइना के साथ में पीस की बात करें और दूसरी तरफ बॉर्डर के ऊपर हमारे परेशानी चल रही हो और ट्रेड की बात भी हम करें, तो क्या ये हैंड इन हैंड चल सकता है? तो इस चीज़ को बिल्कुल भी डिस्कार्ड कर दिया। सीधी सी एक बात कही कि चाइना जो है वो पहले के जो प्रीवियस जितने भी कंसेंसस हुए हैं, पहले जितने भी एग्रीमेंट्स हुए हैं, उन पर पहले अपने आप को अडेयर करे, उन पर अपने आप को एक तरीके से पूरा खरा उतरे उन चीज़ों पे। फिर हमारे फॉरेन अफेयर मिनिस्टर ने कहा कि हमारे यहाँ पर मतलब इंडिया और चाइना के बीच में 1988 का एक कंसेंसस साइन हुआ है, जो कि हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी की जब विजिट की थी ना, तो उस 1962 का वॉर हुआ, उसके 26 साल बाद में 1988 में हमारे प्राइम मिनिस्टर गए थे चाइना विजिट पे। तो उन्होंने जो कंसेंसस फाइनलाइज किया था कि कैसे भी करके पीस और ट्रैंक्विलिटी को स्टैब्लिश किया जाएगा, इसको डिस्टर्ब दोनों कंट्रीज नहीं करेंगे। तो ऐसे में इन एग्रीमेंट्स को कैसे वायलेट कर सकता है चाइना? दूसरा, दो इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स पहले साइन हो रखे हैं, 1993 का, 1996 का। उसमें भी यही था कि जो बॉर्डर एरियाज है वहाँ पर पीस मेंटेन की जाएगी, उनको भी आप फॉलो नहीं कर रहे हो। तो ऐसे में क्या इंडिया इतना कमज़ोर देश है कि क्या कहीं ना कहीं चाइना जो चाहेगा वो अपनी मनमानी करता रहेगा और हम उसके पीछे चलते रहेंगे? तो ये चीज़ कहीं ना कहीं हमारे लिए गवारा नहीं है। तो हम बहुत, हमारे पास में देखो कल्चरल कंफर्ट भी है, तो नेचुरल कनेक्टिविटी भी है, तो सोशल कांटेक्ट भी है हमारे नेबरहुड के साथ में। हम बिल्कुल आइसोलेटेड कंट्री नहीं है। दूसरा, इंडो पैसिफिक रीजन में अभी आज हम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। तो अफ्रीका से लेके यूरोप तक हमारी कनेक्टिविटी बिल्कुल ईजी है। तो ऐसे में हमें ज़्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। बस ये है कि हमें टूल्स कलेक्ट करने पड़ेंगे। और जो 1980 के 1980s और 1990s के जो बॉर्डर को स्टेबलाइज करने के लिए लेकर के दोनों कंट्रीज़ के बीच में एग्रीमेंट हुए हैं, उनको फिर से ऑब्जर्वेंस में लाना पड़ेगा। फिर उइगुर मुसलमानों से संबंधित सवाल पूछा गया था कि सिंजियांग रीजन में उइगुर्स के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसके ऊपर आपका क्या कमेंट है? तो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने कमेंट करने से मना कर दिया। फिर यूएसए के जो डेप्यूटी असिस्टेंट है, यहाँ पे देखो, यूएस डेप्यूटी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस फॉर साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है, वो भी यहाँ पर थे, ठीक है, LW फोर्ड। तो उन्होंने भी सवाल का जवाब दिया। तो इसमें चाइना का मेन थीम था। तो इन्होंने ये कहा कि साउथ चाइना सी में चाइना एग्रेशन दिखा रहा है, जो कि बहुत गलत है। दूसरी, इसके अलावा इंडिया और यूएस रिलेशनशिप जो है वो अभी यूनिक स्टैंडर्ड से गुजर रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। ये बात इन्होंने कही। फिर बात आ जाती है क्वेड को लेकर के। तो क्वेड की जो है लाइंस, बोला केवल चाइना को कंटेन करना। अब जैसे चाइना बोलता है एशियन नेटो क्वेड को, तो हमारा बोला ऐसा कोई टारगेट नहीं है। हम जो भी कर रहे हैं उसमें सिक्योरिटी भी है, पीस भी है, इकोनॉमिक एंगेजमेंट भी है, रीजनल डेवलपमेंट भी है। मतलब हमारा मल्टी डायमेंशनल एंगेजमेंट है। जबकि चाइना जो है क्वेड को एशियन नेटो नाम दे करके केवल और केवल डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से या सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आइडेंटिफाई करवाना चाह रहा है। तो ये चीज़ यहाँ पे क्लियर की गई। आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है कि ब्लैक फंगस, अभी आपको पता है कोविड जिनके हो रहा है उनके ब्लैक फंगस के भी केसेस आने लग गए हैं। राजस्थान में भी बहुत आ रहे हैं, महाराष्ट्र में पहले थे ही। तो ऐसे में अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इस डिजीज़ को नोटिफाइबल डिजीज़ की कैटेगरी में डाल दिया गया है। तो अब एक सिंपल सी बात यह है कि नोटिफाइबल डिजीज़ की कैटेगरी में डालने का मतलब क्या है? तो देखो, अगर किसी भी डिजीज़ को नोटिफाइबल बना दिया गया, इसका मतलब ये हो गया कि हर एक मतलब इवन अ सिंगल केस वो भी है जिसको रिपोर्ट करने की ज़रूरत है, जिसका एक एक केस भी रिपोर्ट होगा। और नोटिफाइबल डिजीज़ का मतलब हो गया कि ट्रैकिंग प्रॉपर की जाएगी, जिसमें ट्रैकिंग करने का जो मेथड हमारे यूज़ होता है वो दैट इज़ इंटीग्रेटेड डिजीज़ सर्विलेंस प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के अंडर में पूरा ऑब्जर्वेशन रखी जाएगी, नज़र रखी जाएगी कितने केस आ रहे हैं, कहाँ कहाँ पर ज़्यादा केसेज आ रहे हैं। तो एक
अर्ली वार्निंग डिटेक्शन है, एक तरीके से अर्ली डिटेक्शन है, और फिर वार्निंग सिग्नल आ जाए तो उस टाइम पर हम सही से एक कह सकते हैं ना कि हाँ वार फुटिंग मेथड का यूज़ करके उस बीमारी को टैकल कर सकें। ठीक है, तो इस लिस्ट में क्या ये पहली बीमारी होगी? जी नहीं। नोटिफाइबल डिजीज़ की लिस्ट में कोलेरा, लेप्रोसी, प्लेग, टीबी, एड्स और भी बहुत सारी बीमारियां हैं जिनको नोटिफाई किया हुआ है, जिनमें इंपॉर्टेंट ये है। तो आप प्लीज़ इनका नाम नोट डाउन कर लो, प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है। अब बात ये आ जाती है कि नोटिफाइबल डिजीज़ जो हैं, ये कैटेगरी ये कौन से एक्ट में दी हुई है, उस एक्ट की बात कर लेते हैं। इस एक्ट का नाम है, यहाँ पर देख सकते हो, एपिडेमिक डिजीजेस एक्ट ऑफ 1897। इसमें क्या होता है, जितनी भी गवर्नमेंट प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ या मेडिकल कॉलेजेस, वहाँ पर इन गाइडलाइंस को फॉलो करना होगा, और कहीं पर भी अगर ब्लैक फंगस का केस आता है तो उसको टाइम पर रजिस्टर करे और उसकी डिटेल जो है वो सेंट्रलाइज डेटाबेस पे अपलोड कर दिया जाए। और साथ में आपको पता है साइंटिफिक नेम क्या है ब्लैक फंगस का, दैट इज़ माइकोरमिकोसिस। ठीक है, माइकोरमिकोसिस, आप ये ध्यान रखोगे। इसके अलावा इसको ट्रीट करने की जो दवाई है दैट इज दिस वन, ये आपके सामने है, एम्फोटेरिसिन। ठीक है, एम्फोटेरिसिन बी बोले, इसकी भी शॉर्टेज बहुत ज़्यादा चल रही है, तो इसकी भी कहीं ना कहीं सप्लाई को इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। तो ये दवाई यूज़ की जाती है ट्रीटमेंट के लिए, ब्लैक फंगस को ट्रीट करने के लिए। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी इस आर्टिकल की, वो हमने देखी। आगे चलते हैं। अब एक्सप्लेन पेज पे हमारा छोटा सा पार्ट रह गया था, उसी को कंटिन्यू कर लेते हैं। कोवी सेल्फ का जो हमने शुरुआत में बात की थी कि आप टेस्टिंग कैसे कर सकते हो। देखो सिंपल सी बात है कि सबसे पहले आपको खुद को मतलब कैसे असेसमेंट कर सकते हैं इसमें। ठीक है, एक इसमें किट में क्या क्या है, एक तो प्री फिल्ड एक्सट्रैक्शन ट्यूब होगी जिसमें कुछ लिक्विड ऑलरेडी भरा हुआ रहेगा, एक ट्यूब होगी। दूसरा स्टेराइल नेसल स्वैब, वो इस तरीके से बिल्कुल क्लीन की हुई नेसल स्वैब कलेक्ट करने के लिए वो जो स्टिक होती है वो है। एक टेस्टिंग कार्ड आएगा इसमें, और एक आएगा बायो हैजार्ड बैग। सबसे पहले आपको क्या करना है, कोवी सेल्फ एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, आपकी डिटेल्स एंटर करनी है, और जैसे ही आप डिटेल्स एंटर कर दो फिर उसके बाद में आपका कनेक्शन हो जाएगा सीधा सिक्योर सर्वर के साथ में। अब सर्वर किससे कनेक्टेड है, ICMR के पास में जो ऑलरेडी पोर्टल है जहाँ पर डेटा स्टोर्ड है, जो ऑलरेडी रिपोर्ट्स हैं टेस्ट हुई कोविड से रिलेटेड, वो उनसे कनेक्ट हो जाएगा। अब आपको टेस्ट सही से कंडक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको अपने हाथ सैनिटाइज करने हैं, हाथ सैनिटाइज करने और सरफेस को बिल्कुल क्लीन कर लेना है, सैनिटाइज कर लेना है। फिर आपको क्या करना है, वो जो स्टिक है वो निकालनी है और आपके नाक के अंदर आपको 2 से 4 सेंटीमीटर तक इंसर्ट करना है। ठीक है, और तब तक इंसर्ट कर दो जब तक कि आपकी नेसल ट्रैक्ट जहाँ पर बिल्कुल टच ना हो जाए बैक पे, फिर वहाँ पर उसको रब करो, हल्का सा रोटेट कर लो, तब जाके आपके उसमें स्वैब का आप कह सकते हो स्पेसिमन, मतलब एक छोटा सा सैंपल आ जाएगा। अब इस स्वैब स्टिक को आप क्या करोगे, एक्सट्रैक्शन ट्यूब में स्विरल इनसाइड, मतलब अंदर की तरफ घुमाते हुए इंसर्ट करो उसको। ठीक है, फिर उसके बाद में उसमें जो लिक्विड है ना, उसके साथ में ये जो एक्सट्रैक्शन है जो आपकी नेसल ट्रैक से कलेक्ट किया गया है वो मिक्स हो जाएगा, और फिर उसके बाद में वो जो मिक्स होया हुआ लिक्विड है उसकी 2 ड्रॉप्स निकालो और आपका जो टेस्टिंग कार्ड है उस पर लगाओ। अब जैसे ही उस पर आप वो लगाओगे तो आपको 15 मिनट के अंदर अंदर रिजल्ट मिल जाएगा। वो भी कैसे, उसमें लाइनों का इंडिकेशन दिया हुआ है, 2 लाइनें हैं वहाँ पर। अगर किसी के भी टेस्टिंग के बाद में, ये पूरा प्रोसेस करने के बाद में अगर 2 लाइन इंडिकेट हो रही है, एक तो मार्कर T पे और एक मार्कर C पे, इसका मतलब है वो कोविड पॉजिटिव है। और अगर वहाँ पर केवल C वाली लिंक लाइन जो है वो ब्लिंक कर रही है, मतलब आ गई उस टेस्टिंग कार्ड पे, इसका मतलब आप नेगेटिव हो। तो ये पूरा सिस्टम यहाँ पे बताया हुआ है। फिर जैसे ही ये काम हो जाए उसके बाद में बायो हैजार्ड बैग में डालो और उसको डिस्पोज कर दो बायोमेडिकल वेस्ट के तौर पे। ठीक है, अगर 20 मिनट में आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, इसका मतलब सही तरीके से आपने कंडक्ट नहीं किया आपका टेस्ट। ये है पूरा प्रोसेस। बाकी और चीज़ें हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। देखो USA में भी ये चीज़ ऑलरेडी चल रही है, यूरोपियन यूनियन ने भी इसी तरीके के सिस्टम चला रखे हैं कि सेल्फ टेस्टिंग आप घर पे ही कर लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाता है कि आप RT-PCR के लिए हॉस्पिटल जाओ और अब ये इन्फेक्शन है वो भी नॉर्मल हो गया। तो ऐसे में ये एक अपने आप में अच्छी कह सकते हो एक ब्रेक थ्रू कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर आ गए हम इकोनॉमी पेज पे। वहाँ पर फेसबुक के द्वारा जो ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट डिक्लेयर की गई उसमें ये बोला कि सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा हमारे पास में लगभग 40,300 रिक्वेस्ट आई कि हमें यूज़र डेटा अवेल कराओ, वो भी जुलाई से दिसंबर के बीच में।
तो ये चीज़ बताई जा रही है। तो मेन मुद्दा क्या है कि बोला मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मेटी, बोला इनके द्वारा हमारे यहाँ पर डायरेक्शंस जो दी हुई थी, उन डायरेक्शंस को ध्यान में रखते हुए हमने लगभग 878 आइटम्स को बिल्कुल रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि वो फेसबुक के प्लेटफॉर्म को एक्सेस ही ना कर सके। वजह कि बोला इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का जो सेक्शन 69A है ना, उसमें ये प्रोविज़न है कि कोई भी ऐसा कंटेंट जो अगर सोशल मीडिया पे शेयर किया जाता है और वो इंडिया की सिक्योरिटी और हमारे पब्लिक ऑर्डर के लिए घातक हो सकता है, तो ऐसे में उस पर्टिकुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की ड्यूटी बन जाती है कि उस कंटेंट को रोके, और उसी चीज़ को ध्यान में रख कर के फेसबुक ने ये एक्शन लिया। तो कहने का मतलब एक कहीं ना कहीं अच्छे काम भी हैं, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में हेल्प भी कर रही है फेसबुक, ये रिपोर्ट ये चीज़ शो करती है, ठीक है। तो आप दो चीज़ों का ध्यान रखोगे, एक तो क्या कि 40,300 रिक्वेस्ट आई सरकार के द्वारा, मतलब यूजर्स का डेटा कलेक्ट करने के लिए। अब क्या वजह थी क्या नहीं थी वो तो डिस्क्लोज हो नहीं सकती शायद। दूसरी 878 आइटम्स को रेस्ट्रिक्ट किया फेसबुक ने सेक्शन 69A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। इससे क्या हुआ कि कैसे भी करके हमारे देश की पब्लिक ऑर्डर और सिक्योरिटी को मेंटेन करने में हेल्प की। तो ये चीज़ अच्छी है, जिम्मेदारी भरा एक कदम है ये अपने आप में, ठीक है, ये चीज़ आप देख सकते हो। बाकी तो डेटा है वो रिपोर्ट से रिलेटेड है, फेसबुक की रिपोर्ट है, हमारे लिए इतनी काम की नहीं है। बस स्टैब्लिशमेंट, लॉ एंड ऑर्डर, उससे संबंधित प्रशासन से संबंधित काम की बात है वो हमने देखी। इसके अलावा जो नेक्स्ट जो न्यूज़ है दैट इज़ कि हमें थोड़ा सा और लिबरल डिबेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है ना वो एक लीगल ओपिनियन चाहती है कि क्रिप्टो करेंसीज को हमें कितना अलाउ करना है, ठीक है। तो वैसे तो हमें पता है ही कि वर्चुअल करेंसीज के लिए हमारे यहाँ पर इतना ज़्यादा अलाउ नहीं किया हुआ है। इवन जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री है वो केवल और केवल इस चीज़ पर ध्यान दे रही है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जिस पर ये बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसीज हैं वो ऑपरेट कर रही हैं, तो क्यों ना एक बार उन पर रिसर्च कर ली जाए इस टेक्नोलॉजी पे, जिससे कि डिफरेंट दूसरे जो काम है जैसे कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, इलेक्शन कंडक्ट कराने हो गए, या कोई दूसरे जो ऑप्शंस हैं वहां पर आसानी से वो काम किए जा सकते हैं ब्लॉकचेन का यूज करके। तो केवल ये टेक्नोलॉजी है ना, इस पर ज़्यादा रिसर्च करने की बात की जा रही है। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी कि करेंसीज को तो अलाउ करने में, देखो चाइना ने भी, कल हमने न्यूज़ देखी थी कि चाइना ने भी एक तरफ से बिल्कुल डिस्कार्ड कर दिया है। इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से आरबीआई की तो द्वारा पहले ही सर्कुलर आ चुका था। वो बात अलग है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से ये कहा कि आप इस तरीके से बैन नहीं लगा सकते हो जब तक कि आपके पास में कोई कानून की बैकिंग ना हो, क्योंकि 2018 में आरबीआई ने सर्कुलर दे दिया था कि क्रिप्टो करेंसीज को हमारे इंडिया में बिल्कुल बैन करते हैं। बट सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला हमें पता ही है 2020 में कि आप इस तरीके से किसी भी करेंसी को बैन नहीं कर सकते हो, आप इसके बारे में रीथिंक करो। तो गवर्नमेंट क्या सोच रही है, क्रिप्टो करेंसीज का जो मेथड है उसमें जो टेक्नोलॉजी काम में आ रही है ब्लॉकचेन, उसके ऊपर, कि इससे क्या होगा कि आसानी से और काम करवाए जा पाएंगे, जैसे कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन। ये देखो आप, जैसे कि यहाँ पर हेल्थ रिकॉर्ड को रखना, डिजिटल सर्टिफिकेट्स इशू करना, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ये बहुत सारे सरकारी काम है तो उनको आसानी से किया जा सकता है। तो इसी चीज़ को लेकर के सरकार ने अपनी तरफ से एक प्रपोजल रखा है, या फिर आप कह सकते हो नेशनली, मतलब डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एक्सपर्ट से राय मांगी है कि कानून कैसा बनना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, डिसेंट्रलाइज्ड मैनर में काम करेगा। इसमें कोई भी सेंट्रल बॉडी नहीं होगी जैसे कि आरबीआई हुआ करती है या फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जैसी कोई इंस्टीट्यूशन है। तो ऐसे में आप एक सेंट्रलाइज्ड बॉडी को रिप्लेस करोगे इस ब्लॉक टेक्नोलॉजी से, तो वो देखने वाली बात है, उसके लिए बहुत कुछ रिसर्च करने की ज़रूरत है। तो उसी चीज़ को लेकर के ये आर्टिकल था, जो मेन थीम थी वो हमने देख ली। बाकी और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको कुछ लगे ठीक तो आप खुद से पढ़ लेना। ये इंडियन बैंक एसोसिएशन के द्वारा ये डेटा बताया हुई है कि हमारे लगभग 1300 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो गई बैंकिंग के जो प्रोफेशनल्स थे, ऑफिशियल्स थे, उनकी वजह कोविड की वजह, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर देखना चाहो इंडियन बैंक एसोसिएशन के बारे में आप देख लो। खैर हम बात करेंगे। अच्छा, आईबीए आता किस में है ये देख लो आप, यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में जो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज है उसके अंडर में है। ओके, खैर कोई पॉइंट नहीं है। अपना मेन जो मुद्दा है वो है अब श्रीलंका या फिर चाइना ने कौन कौन से पोर्ट्स डेवलप कर रखे हैं, जिसको स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स भी बोला जाता है, ठीक है। वहाँ चलते हैं, अब मैप देखते हैं।
अब ये देखो आपके सामने चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है, जिससे कि इंडिया को घेरने का प्रोग्राम आपको समझ में आएगा, जिसमें पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट डेवलप करना, ठीक है। अब ये मैप अच्छे से देखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रीलंका में यहाँ पर हम्बनतोता पोर्ट को डेवलप करना, और इस तरफ आप देखोगे तो श्रीलंका की कैपिटल है कोलंबो, उसको पोर्ट सिटी के तौर पर डेवलप करने की बात हमने देख ही ली कि बिल पारित हो चुका है श्रीलंकन पार्लियामेंट में। ऐसे ही बांग्लादेश में चिटागोंग एक पोर्ट है, वो डेवलप करना। म्यांमार में सिटवे और यहाँ पर क्यायुकप्यू, ये इंपॉर्टेंट 2 पोर्ट्स हैं, उन पर चाइना की पकड़ बनना। तो ऐसे में ओवरऑल आपको एक नेटवर्क देखने को मिलेगा। ये मोती हैं, इनको आप ज्वाइन करो एक बार, तो ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बन गई, मतलब एक लड़ी बन गई है मोतियों की, जो कि चारों तरफ से इंडिया को कैप्चर कर रही है। और दूसरा इधर आपको पता ही है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि इधर से हमारे पीओके से होती हुई निकलती है, ठीक है। तो उससे भी कहीं ना कहीं इधर से एक तरीके से कवर कर रखा है इंडिया को। तो ओवरऑल आप देखो इंडिया चारों तरफ से घेरा हुआ दिख रहा है कि नहीं आपको, ये है पूरा मुद्दा। और साथ में कुछ और एडिशनल चीज़ें देख लो इधर, ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, जो कि ऊपर की तरफ तो आ जाता है मलेशिया, नीचे है इंडोनेशिया और बीच में सिंगापुर भी है। और बाकी तो कोई नाम दिए हुए हैं, चाइना के जो हेनान आइलैंड्स है, हेनान आइलैंड्स यहाँ पे बताया हुआ है, वो और कोई काम का है नहीं। जो मेन चीज़ थी वो हमने देख ली। ये पोर्ट्स आप ज़रूर याद रखोगे, इन पे मैच द फॉलोइंग के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, या फिर एक भी क्वेश्चन आ जाए तो क्या प्रॉब्लम है, आप कवर कर लोगे अच्छे से, ठीक है। तो डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।